इस टाइम ईरान जो है बहुत ही जिसे कहते हैं जैसे डाली स्थिति उसकी हुई है और अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, इजराइल इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन भाटिया साहब, खamenei की सत्ता पलटना, तख्ता पलट करना क्या ट्रंप के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि 12 दिन के युद्ध के बाद, ये दावा करने के बाद कि हमारे बॉम्बर्स ने आपके न्यूक्लियर स्टेशंस तक मतलब नुकसान पहुंचाया, बातचीत करने वाला भी ट्रंप ही था। तभी तख्ता पलट कर देते। किसने रोका था? अगर आप में इतनी ताकत है, कुव्वत है, या वाकई में खamenei का मुकाबला करने की ताकत रखता है अमेरिका? पहली बात, अमेरिका के पास 11 यूनिफाइड कम्बैट कमांड्स हैं। उस 11 यूनिफाइड कम्बैट कमांड्स में 7 तो जियोग्राफिकल हैं, जिसमें कि एक जो सेंट्रल कमांड है वो मिडिल ईस्ट को देखती है। इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, टैंपा में, बट एक एडवांस हेडक्वार्टर कतर में है। तो बाकी कोई पैसिफिक, इंडो पैसिफिक देखती है, कोई अफ्रीका को देखती है, कोई ईयू को देखती है, नॉर्दर्न कमांड है, इस तरह कमांड्स हैं। तो जब आप देखें जो इसकी सेंट्रल कमांड है, ये सबसे बड़ी कमांड नहीं है, जबकि ये तकरीबन 21 देशों को देखभाल करती है, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है और पहले 20 देश थे, अब इजराइल को शामिल किया है और पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट के सब देश, इजराइल और इजिप्ट, ये सब इस सेंट्रल कमांड को देखते हैं। लोग कितने हैं इसके पास? सोल्जर्स, एक्टिव सोल्जर्स, चाहे मरीन ले लो, चाहे नेवी ले लो, चाहे एयरफोर्स ले लो, मिला के 1 लाख। ईरान की फौज में कितने लोग हैं? 9 लाख। तो आप 1 लाख को 9 लाख से लड़ाओगे तो आपको लगेगा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। ये अमेरिका के लिए बहुत मुमकिन है, क्योंकि 2-3 चीजें उसके पास हैं जो पूरी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। पहली बात, उसके पास विश्व की थानेदारी है। उसने अपने जहाज उड़ा लिए, उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उड़ा लिया, क्या हुआ? कोई सैंक्शन लगा पाया उसके ऊपर? अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास मजबूती है और इच्छा शक्ति है कि जो आप करना चाहें वो आप कर सकें, तो कोई सैंक्शन, क्या रशिया सैंक्शन लगा पाया यूएसए पे? चाइना ने बोला मैं सैंक्शन लगा दूंगा अगर तुम मेरे पे लगाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ट्रंप अगर चाहता है रिजीम चेंज होना, तो वो रिजीम चेंज होगा। उसके जहाज जो है, वेनेजुएला तो पिछले हफ्ते ही हुआ था, डेल्टा फोर्स हो, चाहे उसके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हो, आज भी, अभी जब हम बात कर रहे हैं, कतर में लैंड कर रहे हैं, यूएई में लैंड कर रहे हैं, इजराइल में लैंड कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी तैयारी में है। रोज 1-2 जहाज आते थे रशिया से तेहरान, अब वहां 4 जहाज अभी आए हैं जो सामान उतार रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि चाइना भी अपना हथियार मॉस्को के थ्रू उतार रहा है। तो ईरान के पास भी ताकत है। एयर डिफेंस कमजोर है, 12 दिन की वॉर ने दिखा दिया, लेकिन मिसाइलों में कमजोर नहीं है, इच्छा शक्ति में कमजोर नहीं है, और क्योंकि आइडियोलॉजी की है, तो वो वेनेजुएला नहीं है। तो ये जो लड़ाई होगी, ट्रंप ने भी साफ इसीलिए बोल रखा है, ऊपर से वार करूंगा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजूंगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे तो फिर यहां मुश्किल शुरू हो जाएगी। इसीलिए उसको कतर चाहिए, उसको यूएई के बेसिस चाहिए, उसको इजराइल के बेसिस चाहिए, उसको पेशावर चाहिए, उसको अफगानिस्तान में बगराम चाहिए था ईरान को मारने के लिए, लेकिन वो बगराम नहीं मिला, तो उसको पेशावर चाहिए। तो जब आप ईरान के बाद पाकिस्तान की बात करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि कैसे फंस गया पाकिस्तान इस लड़ाई में, जो कि अभी एक वेस्ट से इस्लामिक देश के बीच में है। लेकिन रिजीम चेंज अगर होना है, तो ये जो रेवोल्यूशन है 2009 में ओबामा ने डिसीजन लेके, तब भी एक अपराइजिंग हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें यूएसए ने वैसे उस तरह से साथ नहीं दिया, उस तरह का वो नहीं बोला जो ट्रंप आज बोल रहे हैं। और वो साफ बोल रहे हैं कि खमानी को मारेंगे। तो या तो खमानी मारेगा, और हम दीपक साहब से बात कर रहे थे, बोलते वो तो मॉस्को पहले ही भाग गया है, ये तो एआई में वो उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर ईरान में, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये रिजीम चेंज होके रहेगा। आपने 30 बोला है, मैं बोलता हूँ 31 की 31 प्रांतों में अभी ये जो अनरेस्ट है, और जैसे साहब ने बोला था, ये जो सीआईए की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी का पहला होता है इकोनॉमिक सैंक्शन करके उसको अंदर से खोखला करना, और जो उसका दूसरा स्टेप होता है वो सिविल अनरेस्ट को बढ़ावा देना।